वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है कि औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन में आए परिवर्तनों ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। मतलब औपनिवेशिक काल में जब वन प्रबंधन आया था, जैसे कि अंग्रेज़ों के द्वारा या फिर जो बाहर से आए थे हमारे भारत में उन लोगों के द्वारा, तो मतलब कैसे जो है वन प्रबंधन किया गया था और वन प्रबंधन होने के बाद किन लोगों को जो है इसका फ़ायदा हुआ और किसको जो है इसका नुकसान हुआ। तो वन में जो रहने वाले लोग थे उन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा उसको जानेंगे। तो औपनिवेशिक काल में जो वन प्रबंधन हुआ तो उसने सबसे पहले क्या किया, झूम खेती करने वालों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। क्योंकि झूम विधि से क्या खेती होती है, जहाँ पे पहाड़ी लोग खेती करते हैं, मतलब पहाड़ को काट काट कर जो खेती की जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, झूम विधि से खेती। इस तरीके से पहाड़ों को काट काट कर उनमें जो है छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं और तब उस पर झूम विधि से खेती की जाती है। तो जो जंगलों में रहने वाले लोग थे उनका पूरा जो भरण पोषण होता था उसी जंगल से होता था, उसी से वे अपना पालन पोषण करते थे। और दूसरी बात क्या है कि वो जो है उसी पर खेती करके जो है अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो जब औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन आ गया था, जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ भारत में आए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो रहने वाले पहाड़ी लोग हैं उनसे उनकी ज़मीन को छीन लिया था, जिस कारण जो है झूम विधि का ह्रास होता जा रहा था। इसी कारण जो है जंगल में रहने वाले जो लोग थे उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा और इससे खेती को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जंगल को बहुत ज़्यादा मात्रा में काट दिया गया था और उनकी ज़मीनें भी छीन ली गई थी। उनको कहा गया था कि आप जो है अब उस पर खेती नहीं कर सकते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं के बाद जो है झूम विधि से करने वाले लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। जिस तरीके से वह पहले स्वतंत्र रूप से खेती कर पाते थे, अब वे खेती नहीं कर पा रहे थे। इसका परिणाम आप देखेंगे कि बाद में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुआ। ये लोग जो है अपने हक के लिए लड़ने लगे थे और लड़ने के तत्पश्चात जो है इन लोगों को, अंग्रेज़ों को और जितने भी मतलब बाहर से आए गए व्यापारी थे जो वन पर अपना अधिकार समझते थे, उनसे लड़ाइयाँ भी की थी काफ़ी हद तक। दूसरा है घुमंतू और चरवाहा समुदायों को। घुमंतू और चरवाहा समुदाय क्या होते थे, ये भी जंगल में ही बसा करते थे। जंगल में बसने वाले जो ये लोग थे, ये घूम घूम कर अपना भोजन की तलाश में जाया करते थे और चरवाहों का जो समूह था वे अपने भेड़ और बकरियों को जो है एक स्थान पर ले जाकर चराते थे और वहीं पर ये क्या करते थे, तो अपने परिवार का भी भरण पोषण करते और जो जंगली जंतु थे उनका भी भरण पोषण जो है इसी जंगल से हुआ करता था। तो वन प्रबंधन आ जाने के बाद ये जितने भी मतलब घुमंतू और चरवाहा थे इन पर काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ा। हुआ यह कि जितने भी अंग्रेज़ लोग थे वे यहाँ आकर बसने लगे थे और जो चरवाहा लोग यहाँ पे अपना कंदमूल खाकर गुजारा कर रहे थे, फल वगैरह खाते थे, उनसे उनकी भी ज़मीन छीन ली गई थी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था और वे लोग जो थे मतलब चरवाहे लोग, उनको अपराधी कबीले भी कहा जाता था, क्योंकि जितने भी अंग्रेज़ लोग थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ के लोगों को घूस देकर या किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके घुमंतू को जो है निकाल रहे थे। तो तत्पश्चात क्या हुआ कि अब जब इन्हें निकाल दिया गया तो ये अपनी ज़मीन पर मछली नहीं पकड़ सकते थे, फल नहीं खा सकते थे, खेती नहीं कर सकते थे घूम घूम कर। तो इस कारण जो है चरवाहे और समुदायों पर जो है, चरवाहों और घुमंतुओं पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा जो इनकी वन में ज़मीन हुआ करती थी। तीसरा है लकड़ी और वन उत्पादन का व्यापार करने वाली कंपनियों को। अब 1800 ईस्वी के करीब जो हमारे यहाँ अंग्रेज आ चुके थे भारत में, तो उनका व्यापार करने का बहुत तरीका था, जिससे कि वे वन प्रबंधन पर काफ़ी ज़्यादा मतलब निर्भर थे। वन से उन्हें लकड़ियाँ मिलती थी और लकड़ियों का उत्पादन वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किया करते थे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि चौकी, टेबल या फिर पलंग वगैरह और सोफ़ा वगैरह, तो यहीं की लकड़ियों से बना करता था। और मतलब सबसे ज़्यादा इसमें एक बात क्या थी कि उन लोगों को हमारी लकड़ियाँ इसलिए चाहिए थी क्योंकि उस समय इंग्लैंड जो है जहाज़ बनाने का बहुत बड़ा कारखाना खोला हुआ था। तो जहाज़ बनाने के लिए उन्हें लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी और वे लकड़ियों का उत्पादन जो है हमारे भारत से ही किया करते थे। इस कारण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में लकड़ियों को काटा जाने लगा, जिससे कि मतलब वन प्रबंधन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लकड़ियाँ कटने लगी और जंगल जो है वो धीरे धीरे साफ़ होने लगे। इसमें और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे उनको जो सामान भेजना और लाना होता था उसके लिए उन्होंने ट्रेन का उपयोग किया था और ट्रेन के लिए पटरियों को बिछाने के लिए जो है जंगलों का सफाया किया जा रहा था। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि लकड़ी का उपयोग जो है उनको काफ़ी मतलब ज़्यादा करना होता था, जिसके लिए वो भारतीय जंगल पर ही निर्भर थे। इस कारण वो भारत के जंगलों से क्या कर रहे थे, लकड़ियाँ ढेर से सारी मात्रा में काट कर जो है विदेश भेजे जा रहे थे, मतलब इंग्लैंड भेजे जा रहे थे। अब यहाँ तीसरा पॉइंट है बागान मालिकों को।
बगान मालिक क्या थे कि मतलब वहाँ जो रह रहे थे बहुत समय से बगान मालिक, यूरोप में जो बहुत सारे मतलब चीज़ों का डिमांड बढ़ने लगा था, कॉफ़ी का, रबर का, इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ने लगा, तो उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने मतलब इनसे सौदा कर लिया, जितने भी बगान के मालिक थे उनसे सौदा कर लिया, और वहाँ पर ज़मीन सब साफ कर करके जो है चाय, रबर और कॉफ़ी की खेती के लिए ज़्यादा मतलब उनको जो है प्रभावित किया गया कि उन्हें अच्छे पैसे दिए जा रहे थे, उनकी ज़मीन खरीद ली जाती थी और उस पर जो है ये इन चीज़ों की खेती की जाती थी, चाय, कॉफ़ी और रबर की। तो इसीलिए इन कारण भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है इसका पड़ा था औपनिवेशिक काल में वन प्रबंधन का बगान मालिकों पर भी। चौथा है शिकार खेलने वाले राजा और अंग्रेज अफसरों को। औपनिवेशिक काल में जो वन प्रबंधन किया गया तो शिकार खेलने वाले जितने भी राजा हुआ करते थे वो शौक से, और अंग्रेजी अफसर जो है वो शौक से क्या करते थे, शिकार किया करते थे इन लोगों का, जितने भी जानवर लोग हुआ करते थे उनका काफ़ी ज़्यादा ये शिकार किया करते थे शौक से। तो जब वे शिकार करने लगे तो जंगल में आने लगे, जंगल में आने लगे तो शेर, चीता आदि को वे मारने लगे अपने शौक के लिए केवल। और इसमें भारतीय राजाओं का कुछ कभी हाथ था, जिसमें कि आपको एक अगर डाटा मालूम चलेगा तो बाघ और भेड़िए का ये काफ़ी ज़्यादा शिकार किया करते थे, जंगली भेड़ियों का, जिसमें 80,000 बाघ हैं करीब, और 1,50,000 तेंदुए हैं, और 2 लाख के करीब भेड़ हैं। और यहाँ पे 1875 से लेके 1925 की अवधि के दौरान जो है इतने सारे मतलब जानवर मारे गए थे, जिनसे जानवर मारे जाने के कारण जो उनकी संख्या तो में काफ़ी ज़्यादा हानि भी हुई थी। लेकिन ये केवल अपने शौक के लिए किया करते थे, इन्हें भारतीय लोगों से या भारत के वनों से इन्हें कोई खास मतलब नहीं था। उसके बाद चलिए अब हम ये क्वेश्चन समझ गए तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थी, मतलब बस्तर और जावा में जो औपनिवेशिक वन प्रबंधन किया गया था इन दोनों में समानताएं क्या थी। तो बस्तर में वन प्रबंधन अंग्रेजों के हाथों में था और जावा डचों के हाथों में था, किंतु दोनों सरकारों का उद्देश्य ये एक ही था। दोनों की सरकारें अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी चाहती थी और उन्होंने अपने एकाधिकार के लिए इसे कायम किया। दोनों ही ग्रामीणों को घुमंतु खेती करने से रोकते थे। दोनों ही औपनिवेशिक सरकारों ने स्थानीय समुदायों को विस्थापित करने, वन उत्पादन पूर्ण उपयोग करने और उसको पारंपरिक आजीविका कमाने से रोका। बस्तर के लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया था कि वे लकड़ी का काम करने वाली कंपनियों के लिए मुफ्त में किया करेंगे। इस प्रकार के काम की मांग जावा के ब्लेंड डॉडी डिसेंट प्रणाली के अंतर्गत पेड़ काटे जाने और लकड़ी ढोने के लिए ग्रामीणों से की गई। जब दोनों स्थानों पर जंगली समुदायों को अपनी अपनी जमीन छोड़नी पड़ी तो वहाँ पे विद्रोह हुआ, लेकिन यह विद्रोह को कुचल दिया गया। जिस प्रकार 1770 ईस्वी में जावा में कलंग विद्रोह को दबा दिया गया, उसी तरीके से 1910 में बस्तर का विद्रोह भी अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिया गया। इसमें जानने लायक बात क्या है कि बस्तर और जावा में जो औपनिवेशिक प्रबंधन किया गया इसमें बहुत सारी समानताएं थी। मतलब बस्तर और जावा के जो बगान के मालिक थे, औपनिवेशिक प्रबंधन यानी कि वन प्रबंधन के मालिक थे, उनका मतलब यही मानना था कि जो जितने भी जंगली लोग हैं और जो आदिवासी लोग रहते हैं उनकी ज़मीन छीन ली जानी थी उन लोगों से। तो दोनों का उद्देश्य एक ही था और दोनों का उद्देश्य मुनाफा ही कमाना था। कुछ हद तक वहाँ पे लोगों को जो रहने दिया जा रहा था तो उन्हें एक शर्त पे रहने दिया जा रहा था। शर्त यह थी कि वो मतलब मालिकों के यहाँ काम करेंगे मुफ्त में, तब उन्हें उनकी ज़मीन पर रहने दिया जाएगा। इस कारण जो है उन्हें वहाँ पे रहने दिया जा रहा था, लेकिन अंततः उनसे काफ़ी ज़्यादा जो उनका स्थान छीन लिया गया था। जो उनका स्थान छीना गया, बहुत सारे पेड़ थे उनको काटा जाने लगा था क्योंकि वहाँ पे नई नई फैक्ट्रियाँ बसानी थी। 1770 ईस्वी में जावा में वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया था, कलंग विद्रोह, लेकिन उसको इन्होंने दबा दिया था क्योंकि जितने भी आदिवासी लोग थे उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं हुआ करता था और जो मालिक लोग थे वो हथियार से संपूर्ण होते थे। तो 1770 में जावा में कलंग विद्रोह को दबा दिया गया और 1910 में बस्तर विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। ये दोनों विद्रोह जो है आदिवासी समूहों ने अपने अपने बचाव के लिए किया था, अपनी ज़मीन के लिए किया था, लेकिन इनके पास शक्तिशाली हथियार कम हुआ करते थे, इसीलिए इनका विद्रोह जो है दब गया। थर्ड क्वेश्चन हम चलेंगे और देखेंगे कि सन 1880 से 1920 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप वन आच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई थी। पहले से 10.85 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया। इस गिरावट के निम्नलिखित कारकों और भूमिकों को बताएं। इसका कहने का अर्थ यह है कि 1880 से 1920 ईस्वी के बीच में जो भी वन प्रबंधन किया गया उसमें जितनी भी पेड़ों की कटाई हुई तो पहले का आंकड़ा 10.86 करोड़ था जो वन और जंगल हुआ करते थे, लेकिन बाद में यह घटकर 9.89 हेक्टेयर क्यों रह गया, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो जो भी हमारे यहाँ विदेशी लोग आए थे वो अपना व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से जंगलों को भारी मात्रा में काटे जा रहे थे। उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला है रेलवे है, दूसरा है जहाज निर्माण, तीसरा है कृषि विस्तार, चौथा है व्यावसायिक खेती, पाँचवा है चाय और कॉफ़ी के बागान और छठा है आदिवासी और किसान।
तो इन पॉइंट को एक एक करके जानेंगे। जिस समय हमारे यहाँ विदेशी लोग भारत आए थे, तो आप अंग्रेज की ही बात कर लीजिए, तो वे बड़े बड़े रेलवे ट्रैकों का निर्माण करते हैं। रेलवे ट्रैकों के निर्माण के दौरान जो है जंगलों को साफ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा रास्ता चाहिए था जो आसानी से उन्हें माल ले जाने और लाने में आसानी हो। तो रेलवे ट्रैक के कारण जो है बहुत सारी पटरियाँ बनाई गई। पटरियों बनाने के लिए जो है जंगलों को साफ किया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है जहाज निर्माण। जहाज निर्माण क्या था कि इंग्लैंड बहुत भारी संख्या में जो है जहाज बना रहा था, और यूरोप में उस समय इंग्लैंड को जहाज रानी बनाने का मतलब आदेश दिया गया था, और वो सबसे आगे और अच्छा स्थान पाने के लिए जो है जहाज के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहा था, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध आने वाला था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बीच में जो है उसे काफ़ी ज़्यादा हथियार वगैरह भी चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा जहाज भी चाहिए थी। तो इसीलिए वे भारतीय लकड़ियों का प्रयोग कर रहे थे और भारतीय जंगलों को साफ कर रहे थे जहाज बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय लकड़ियों से ही क्या कर रहे थे, उनका जो जहाज होता वो बन पाता। इसलिए भारत में बहुत संख्या में बलूत के पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे। तीसरा है कृषि विस्तार। अब भारत की जनसंख्या तो पहले से स्थिर थे, लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। एक तो जनसंख्या विस्तार के कारण जो है कृषि विस्तार होने लगा, जिससे जंगलों को साफ किया जाने लगा ताकि उन पर खेती की जा सके जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए। और दूसरी बात क्या थी कि जो हमारे यहाँ अंग्रेज आकर बस गए थे, वे लोग यहाँ से व्यापार करने की दृष्टि में, जैसे कि कॉफ़ी, कहवा, उसके बाद रबड़, इन चीज़ों की खेती पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, जिसके कारण जो है जंगलों को भारी मात्रा में साफ किया जा रहा था। यही कृषि विस्तार था। चौथा है व्यावसायिक खेती। व्यावसायिक खेती क्या था कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वो अपने व्यावसायिक दृष्टि से बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन किया करते थे। उन उत्पादन में नील आता था, कपास आता था, उसके बाद आपको चमड़ा हो गया, रुई हो गया, और इसके अलावा जो है कॉफ़ी हो गया और चाय। इन सब चीज़ों की खेती व्यावसायिक तौर पर की जाती थी ताकि इनसे अंग्रेज मुनाफा कमा सके, और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीन चाहिए थी। आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि चंपारण में जो है नील की खेती बहुत मात्रा में की जाती थी। नील हमारी भूमि को बंजर कर देते हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए इसका खेती किया करते थे। इस तरीके से बहुत सारी खेती वो करते थे जिससे उनको फ़ायदा होता था, उसे ही व्यावसायिक खेती कहते हैं। चाय कॉफ़ी के बागान भी भारी मात्रा में लगाए जा रहे थे, क्योंकि चाय कॉफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड में इसकी डिमांड बढ़ गई थी। तो यहाँ के जो मालिक हुआ करते थे वन प्रबंधन के, या तो उनसे उनकी ज़मीन जबरन छीन ली गई थी, या फिर उन्हें रिश्वत देकर उनकी ज़मीन हथिया ली गई थी, ताकि वे जो है वे चाय और कॉफ़ी के बागानों को जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित कर सके, जिससे वे मुनाफा कमा सकें। पाँचवा पॉइंट है आदिवासी और किसान। आदिवासी और किसान क्या थे? जो आदिवासी अपने जंगलों में रहा करते थे, उनका भरण पोषण जंगलों के द्वारा होता था, वे वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, और सब कुछ निवास स्थान भी वहीं बनाए हुए थे। उन लोगों को जो है अंग्रेज़ों ने वहाँ से बाहर निकाल दिया था, उनकी ज़मीनें हड़प ली थी, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जैसे कि झूम विधि से खेती जो उन लोग करते थे उसको भी हटा दिया गया था, छीन लिया गया था उनसे ज़मीन, और उन लोगों को भगा दिया गया था। अगर कुछ आदमी रह रहे थे जंगलों में तो वो सिर्फ इसलिए रहते थे क्योंकि वो मालिकों के यहाँ काम करेंगे, अगर काम करेंगे तो ही उन्हें रहने दिया जाएगा, मतलब उनसे उन्हीं की ज़मीन छीन ली गई थी, जिसके कारण जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और हम क्या देखते हैं कि 1880 ईस्वी से 1920 ईस्वी के बीच में जो हमारे यहाँ मतलब 10.86 करोड़ हेक्टेयर था वन आच्छादित, वो अब 9.89 करोड़ हो गया। मतलब इसमें 97 लाख हेक्टेयर की जो है कटौती हो गई थी, जिसका ये सब कारण था जितना हमने जाना है। किसानों से भी उनकी ज़मीन जबरन छीन ली गई थी। किसानों को इतना कर्ज के रूप में भार दे दिया गया था, मतलब जितना हमारे पास भूमि होती थी, मान लीजिए कि ये हमारा भूमि है और हम इस पर 1/4 की खेती करते हैं, तो किसान से जो है अंग्रेज वो 3/4 ले लेते थे। मतलब इनसे 3/4 ले लिए तो बच गया हमारे पास केवल 1/4, जिसके कारण जो है किसान कर्ज तले हमेशा दब जाते थे। कभी भी बाढ़, भूकंप या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो कर माफ़ नहीं करते थे इंग्लैंड, जिसके कारण जो है किसानों पर भारी बोझ आ जाता था, और बोझ आ जाने के कारण जो है वे किसानों की ज़मीन को हड़प लिया करते थे। ये सारे मुख्य पॉइंट थे जिन्हें हमें जानने का मौका मिला, और इसके अंतर्गत जो है 1880 से 1920 ईस्वी के बीच में हम क्या देखते हैं कि 97 लाख हेक्टेयर की वन आच्छादित में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं उसे जानेंगे। युद्ध से वनों पर कई कारणों से प्रभाव पड़ता है। भारत में वन विभाग की ब्रिटेन की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंधाधुंध वन काटे जा रहे थे। जिससे हमारे यहाँ अंग्रेज भारत आए थे तो उनके पास एक ही मोटिवेशन था, क्योंकि उन्हें 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ना था, और उन्हें बहुत सारी मात्रा में सैनिक हथियार चाहिए थे, जिसका उपयोग वे भारतीयों के रूप में कर रहे थे। हथियार बनाने के लिए और जहाज़ बनाने के लिए जो है बहुत सारे जंगलों में से लकड़ियों को काटा जा रहा था। इस कारण जो है भारत में वन की जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब क्षति हुई ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान, क्योंकि ब्रिटेन
जो है प्रथम विश्व युद्ध में इस समय लगा हुआ था। तो युद्ध से जो है जंगल प्रभावित हुए थे। विनाश और राष्ट्रीयता की लड़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन की कटाई की गई और वनों को प्रभावित करती है क्योंकि बहुत तेज़ी से वन खत्म होते जा रहे थे, जिसको दोबारा पैदा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। जावा में जापानियों का कब्जा था और कब्जा करने से पहले वे डचों के भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आड़ा मशीन और सागौनों के विशाल लट्ठों के ढेरे जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। इसके बाद जापानियों ने वन ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके वनों का युद्ध कारखानों के लिए निर्माण से दोहन किया। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया और युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। जावा में जो है जापानी कंपनी अपना कब्जा करना चाहती थी हमारे भारत में। तो हमारे भारत में अंग्रेज, जापान, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, डच वगैरह सब। तो जब जावा में जापानी कंपनी कब्जा करने के लिए आई थी तो उससे पहले डच हमारे यहाँ थे। डचों ने जो बहुत सारी लकड़ियाँ एकत्रित करके रखी थी, सागवान की वृक्ष की लट्ठे, तो उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला, भनक लगा कि जापान जो है भारत आ रहा है, तो उसने क्या किया, बहुत सारी लकड़ियों को जला दिया। अब तो जापान को लकड़ी की आवश्यकता थी ही, तो भारी मात्रा में जंगलों को उन लोगों ने काटा जाने लगा, जिसके कारण जो है वन आच्छादित हुआ। तो इसके बाद जापानियों ने वन ग्रामवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य किया और अपने युद्ध कारखाने के लिए निर्माण के लिए दोहन किया। मतलब युद्ध कारखानों में बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी जो लकड़ी से बनी होती थी, इसीलिए जो है बहुत सारे वनों को काटा जाने लगा। बहुत से गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया और जंगल में ही अपनी खेती करने लगे। युद्ध के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना जो है काफ़ी ज़्यादा कठिन था, क्योंकि दोबारा ये ज़मीन जो है उन्हें मिलने वाले नहीं थे। तो अभी हमने वन आच्छादित के बारे में जाना, भारतीय वन उपनिवेशवाद और समाज के बारे में जाना कि किस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे विदेशी आए और वनों का उपयोग उन्होंने केवल अपने फ़ायदों के लिए किया, कितने ज़्यादा वन को काटा गया और कितनी ज़्यादा गिरावटें आई, इन सब पॉइंट को हमने एक एक करके देखा। तो चलिए, अब जो यह चैप्टर है यह समाप्त हुआ। हम अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।